देख रहे हैं एफएम न्यूज, आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान एक तरफ सरकार बनाने की तैयारियों में जुटा है और दुनिया के साथ अपने संबंध स्थापित करने की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पंजशीर के इलाके में वो अभी तक कब्जा नहीं जमा पाया। ऐसे में यहाँ लगातार जंग जारी है। पिछले कई दिनों से ही पंजशीर में तालिबान और नार्दर्न एयरलाइंस के लड़ाकों के बीच जंग चल रही है। पंजशीर के अलग अलग इलाकों में तालिबान द्वारा घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। हालांकि नार्दर्न एयरलाइंस की माने तो अभी तक तालिबान अपनी किसी भी कोशिश में सफल नहीं हुआ है। नार्दर्न एयरलाइंस का कहना है कि पंजशीर की हर एंट्री पर हमारी नजर है। शोतुन में तालिबान की ओर से घुसपैठ की कोशिश को हमने नाकाम कर दिया है। पंजशीर घाटी में कई जगहों पर जंग अभी भी जारी है। पंजशीर में तालिबान और नार्दर्न एयरलाइंस के बीच तालिबान की चारों ओर से घुसने की कोशिश नाकाम हो गई है। अमेरिका में 4 दिन पहले आई चक्रवाती तूफान ईडा ने बवाल मचा दिया है। तूफान लुइसियाना होते हुए न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया और पेंसिल्वेनिया में समेत उत्तरी अमेरिकी राज्यों तक पहुंच गया है। इस तूफान का सबसे ज्यादा असर न्यूयॉर्क पे पड़ा है। वहां 1 घंटे में 3.5 इंच और रात भर में करीब 8 इंच बारिश दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि न्यूयॉर्क में ये बारिश पिछले 400 साल की सबसे भीषण बारिश हो सकती है। इसे लेकर न्यूयॉर्क के इतिहास में पहली बार आपातकाल लागू कर दिया गया है। न्यूयॉर्क सिटी के ज्यादातर सबवे पानी में भर गए हैं, मेट्रो बंद है, एटीएम बस रूट पूरी तरह से ठप हो गया है, सड़कों पर कारें डूबी हुई नजर आ रही हैं, सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दूसरी तरफ बाढ़ के चलते अमेरिका में 26 लोगों की मौत भी हो गई है। सबसे ज्यादा मौतें न्यू जर्सी में हुई है। देश में करीब 6 करोड़ लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं, जबकि 3 लाख घरों में बिजली गुल है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमती नहीं दिख रही है। लगातार तीसरे दिन 40,000 से ज्यादा कोरोना केस के नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 45,624 नए मामले सामने आए हैं और 366 लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि इस दौरान 34,665 लोग कोरोना संक्रमण से रिकवर भी हुए हैं। सरकार ने कहा कि भारत में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट के करीब 300 मामले मिले हैं और टीका इस स्वरूप में खिलाफ प्रभावी पाया गया है। आपको बता दें कि आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा कि डेल्टा प्लस स्वरूप के खिलाफ टीके की प्रभावशाली जांच की गई है। मौसम में बदलाव के चलते उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अब वायरल ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। लखनऊ में तमाम सरकारी अस्पतालों में 40 बच्चों समेत 400 वायरल से संक्रमित मरीजों को भर्ती कराया गया है। ओपीडी में 20% मरीज बुखार, सर्दी और कंजक्शन से आ रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि यह सीजन फ्लू का है। वायरल के मरीज अचानक बढ़ने से अस्पतालों में दहशत का माहौल है। अस्पतालों में निर्देश दिए गए हैं कि ओपीडी में इलाज से पहले मरीजों का कोरोना का एंटीजन टेस्ट जरूर कराया जाए। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले हफ्ते से वायरल के केस में करीब 15% बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगस्त के तीसरे हफ्ते तक बुखार के मरीजों की संख्या 5% थी। वहीं फिरोजाबाद में बुखार से मरने वालों की संख्या लगभग 50 पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 6 और लोगों की मौत हुई है। मौत के आंकड़ों को बढ़ता देख डीएम चंद्रविजय सिंह ने लापरवाही के आरोप में 3 डॉक्टरों को सस्पेंड भी किया है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीएसपी के बाद अब बीजेपी ने भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला लिया है।
5 सितंबर से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत प्रदेश के और केंद्र मंत्री, यूपी के सभी मंत्री यहां शामिल होंगे। बीजेपी अभी से चुनावी माहौल का तैयार करने में जुट गई है। आपको बता दें कि यूपी में अपराध रोकने के लिए बदमाशों के एनकाउंटर, उनकी संपत्तियों को कुर्क करने जैसा मुद्दा उठाया जाएगा। राम मंदिर और काशी कॉरिडोर का जिक्र भी इन सभाओं में जरूर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू कुछ ज्यादा ही गंभीर है। पार्टी के सीनियर नेताओं ने साफ कर दिया है कि अगर यूपी में सम्मानजनक सीटें बीजेपी की तरफ से नहीं मिली तो अकेले ही चुनाव लड़ेगी, वो भी 10-20 सीटों पर नहीं, 200 सीटों पर। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में यूपी चुनाव को लेकर प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने साफ साफ कह दिया है कि पहले राउंड की बातचीत जेडीयू और बीजेपी के बीच में हो चुकी है और अगली बातचीत में यह साफ होगा कि दोनों पार्टी कितनी कितनी सीटों पर यह चुनाव लड़ेंगी। हालांकि केसी त्यागी ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी सम्मानजनक सीट नहीं देती है तो यूपी में जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगा और इसके लिए 200 सीटों का चयन किया जा चुका है। वहीं यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अनूप सिंह ने कहा कि बीजेपी के सम्मानजनक सीट नहीं देने पर उसका हाल 2012 जैसा हो जाएगा। साल 2012 में बीजेपी विधानसभा चुनाव में मात्र 47 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों को यूपी सरकार की तरफ से दिए जाने वाले फंड पर आपत्ति जताई है। बुधवार को हाईकोर्ट ने सवाल उठाया था कि क्या पंथ निरपेक्ष राज्य धार्मिक शिक्षा के लिए फंड दे सकते हैं। कोर्ट ने सरकार से यह भी सवाल किया था कि क्या धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसे मौलिक अधिकारों के तहत सभी धर्मों के विश्वास को संरक्षण दे रहे हैं। न्यायमूर्ति अजय भनोट ने मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजुल्ला उम्लूस की प्रबंध समिति की याचिका पर राज्य सरकार से इन सवालों के जवाब मांगे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को आर्थिक सहायता प्राप्त मदरसों और अन्य सभी धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों के पाठ्यक्रम, शर्तें, मानक उपलब्ध कराने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया था। वहीं मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजुल उम्लू की प्रबंध कमेटी की याचिका पर अगली सुनवाई अब 6 अक्टूबर को होने वाली है। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में ओबीसी को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जिन परीक्षाओं और भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई है उनमें रोक रहेगी। आपको बता दें कि पीजी नीट 2019-20, पीएससी मेडिकल अधिकारी परीक्षा, शिक्षा भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में 64 विभागों में 1 लाख से ज्यादा खाली पद भरने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि 15 महीनों की कमलनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किया था। इस मामले में पहले मार्च 2019 में अध्यादेश लगाकर सरकार को बढ़ा हुआ आरक्षण लागू किया, जिसे हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। इसके बाद इस मामले को उस दौरान तत्कालीन सरकार द्वारा कैबिनेट से अनुमोदन के बाद जुलाई 2019 में विधानसभा से पारित किया गया और प्रदेश में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण लागू किया गया। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन अभी भी जारी है। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। नोएडा के 18 साल के प्रवीण ने पुरुष हाई जंप की T64 में 2.07 मीटर की कूद लगाई। पीएम मोदी ने प्रवीण कुमार को ट्वीट करके बधाई देते हुए कहा कि पैरालंपिक में रजत पदक जीतने पर प्रवीण कुमार पर हमें गर्व है। ये पदक उनकी कड़ी मेहनत और अद्वितीय समर्पण का परिणाम है। आपको बता दें कि मौजूदा पैरालंपिक में भारत ने अब तक 11 पदक जीत लिए हैं। भारत के खाते में अब 2 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक हैं। ये पैरालंपिक के इतिहास में भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।